हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन लीड लियांग से होती है, जो कि अपने दोनों भाइयों को अभी टेम्पल लेकर गया होता है प्रेयर करने के लिए। वहाँ पर वो अपनी फैमिली के इनहेरिटेंस के लिए प्रेयर कर रहा होता है ताकि उसके दोनों भाई में से एक का तो बच्चा हो जाए, क्योंकि दोनों की अभी शादी नहीं हो रही है। मास्टर उसे बताने लगता है कि उसने जो यहाँ विश मांगा है वो जरूर पूरी होगी और उसकी किस्मत उस तक विंटर के फर्स्ट स्नो में पहुंच जाएगी। फिर हम देखते हैं कि लियांग ट्रेन से कहीं जाने के लिए ट्रेवल कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे उसके ग्रैंडपा का ऑर्डर बताता है कि वो चाह रहे हैं कि जल्दी से उन्हें एक वारिस मिले, नहीं तो जो उनकी फैमिली की इनहेरिटेंस है वो उसके अंकल को मिल जाएगी, तो इसलिए उसे जल्दी करना पड़ेगा। तभी हम ट्रेन में हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि अपने अंकल आंटी से बचकर भाग रही होती है। वो लोग उसके पीछे पड़े होते हैं ताकि वो लोग उसे एक मिस्टर वांग नाम के आदमी को बेच सके। वो उसे चिल्ला रहे होते हैं कि ऑलरेडी उन लोगों ने उसे ड्रग दे दिए तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तभी यून तो बचकर भागते हुए यहाँ लियांग के प्राइवेट रूम में आ जाती है। तो लियांग का असिस्टेंट उसे यहाँ से निकालने वाला होता है पर वो उसे इशारा करके रोक देता है। वो सारे लोग इस डोर तक भी पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तो यून जल्दी से लियांग के पास आकर उसे हेल्प करने को बोल रही होती है। तो जैसे ही वो लोग यहाँ दरवाज़ा खोल के रूम में इंटर होने लगते हैं तो यून लियांग को किस करने लग जाती है और वो उसे तुरंत ही घुमा लेता है, जिसकी वजह से वो लोग उसे देख नहीं पाते। और लियांग गुस्से में उन्हें जाने बोलता है तो वो लोग फिर उसे सॉरी बोलकर निकलते हैं कि यहाँ पर यून नहीं है। और फिर यून इतनी नशे में होती है कि वो लियांग से उसकी हेल्प मांगती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद जब लियांग उठता है तो यून यहाँ से जा चुकी होती है और लियांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि वो लड़की यहाँ से ऐसे भाग गई कि उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला और सीसीटीवी फुटेज में भी वो ठीक से कैप्चर ही नहीं हुई है। तो वो सोच रहा होता है कि उसने बस उसका यूज़ करके चली गई है, तो वो चाहती ही नहीं थी कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड यून यहाँ पर ऐसी प्रेग्नेंट हालत में डिलीवरी की जॉब कर रही होती है ताकि वो पैसे कमाकर खुद को पाल सके। यहाँ पर कुछ लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती है कि लगता है उसका हस्बैंड मर गया होगा तभी तो उसको ऐसे काम करना पड़ रहा है। यून सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे का डैड कौन है, लेकिन चाहे जो भी हो ये बच्चा मेरे लिए गॉड की तरफ से गिफ्ट है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और स्कूटी से फिर अपना डिलीवरी करने जा रही होती है। फिर रास्ते में हम देखते हैं लियांग के दूसरे भाई सॉन्ग को, जो हमें बता रहा होता है कि वो एक प्रोफेसर है जो कि हमेशा यूनिवर्सिटी के काम में बिजी होता है। वो बताता है कि उसका तीसरा भाई जिसका नाम बिंग है वो तो हमेशा बॉर्डर पे रहता है और बहुत ही कम घर आता है, और उसका सबसे बड़ा भाई यानी कोई और नहीं लियांग वो तो कंपनी का सीईओ है और अकेले ही वही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है कंपनी की। क्योंकि लियांग क्योंकि बड़ा भाई है इसलिए पेरेंट्स के मरने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई और उसने अपने दोनों भाइयों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करा है। सॉन्ग इसी बारे में सोच रहा होता है कि लियांग को लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी है, इसी वजह से वो बच्चा नहीं कर सकता। और उसका दूसरा भाई बिंग जो कि बॉर्डर पे रहता है उससे तो घर आने का टाइम नहीं है, तो ये सोचता है कि इनहेरिटेंस की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसी लड़की से प्यार हो गया जिसके साथ तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो वो परेशान होता है कि वो फैमिली की हेल्प कैसे करेगा वारिस देने में। और फिर अचानक से सॉन्ग यहाँ पर यून की स्कूटी को ठोक देता है और वो नीचे गिर जाती है। तो ये जल्दी से उसे बचाने जाता है और उसे जब उठा रहा होता है तो उसे मास्टर की बात याद आती है कि मास्टर ने कहा था कि फर्स्ट स्नो में ही उसे उसकी डेस्टिनी मिलेगी। तो वो सोचता है कि यानी यही उसकी डेस्टिनी है। वो यहाँ पर यून को बचाने के लिए फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर उसे यहाँ पर 2 मिलियन का डिपॉजिट पैसा देते हुए कहने लगता है कि तुम अपना बच्चा मेरे नाम कर दो और मेरे साथ एक फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एग्रीमेंट साइन करो। वो उसे समझा देता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई टच नहीं करने वाला हूँ, ये बस फेक मैरिज होगी, इससे तुम्हारे बच्चे को भी मेरी फैमिली का नाम मिल जाएगा और वो कोई नाजायज़ बच्चा नहीं कहलाएगा। तुम भी तो यही चाहती होंगी ना कि तुम्हारे बच्चे को अच्छी लाइफ मिले। तो फिर यून फिर अपने बच्चे का सोचकर इस डील के लिए मान जाती है और फिर इसके बाद सॉन्ग यून को लेकर अपने उसे घर ले आता है। और यहाँ पर जब वो कार से निकल रही होती है तो इसी बार में सोच रही होती है कि उसे बस सॉन्ग के साथ मिलकर उसकी फैमिली के सामने अच्छे से एक्टिंग करनी है और ऐसे वो अपने बच्चे के साथ कंफर्टेबल लाइफ बिता पाएगी। फिर वो जैसे यून को घर में लेकर आता है तो हाउसकीपर और मेड सभी को बता देता है कि वो उसकी वाइफ है। तो वो सारे उसे ग्रीट करने लगते हैं और उसे मैडम कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर फिर सॉन्ग भी यून को समझा देता है कि अब वो उसकी वाइफ है तो उसका यहाँ पर स्टेटस बढ़ चुका है। फिर दूसरी ओर हम लियांग और सॉन्ग के तीसरे भाई बिंग को देखते हैं जो कि अपने मिशन पर होता है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि वो लोग इतनी मुश्किल मिशन के लिए आए हुए हैं जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। तो उसका फ्रेंड यही कह रहा होता है कि तेरे लिए सबसे खराब है क्योंकि तू तो वर्जिन ही मरने वाला है। बिंग उसे बता देता है कि ऐसा नहीं है, उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर चुका है।
फ्लैशबैक में मैं दिखाते हैं कि वो वही रात होती है जब युन लियांग के पास से निकलकर यहाँ होटल आ गई थी जॉब ढूंढकर वहाँ पर काम करने के लिए, और वो ऑलरेडी ड्रंक हो गई थी। तो यहीं पर ही बिंग को भी किसी ने ड्रग दिया था और मॉर्निंग में उसे पता लगा था कि उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड किए, और उसे पता ही नहीं चलता कि वो लड़की कौन थी। पर उसे तो उस लड़की का चेहरा भी नहीं याद होता और वो सोचता है कि वो कौन थी। फिर बिंग अपना मिशन कंप्लीट करके निकल रहा होता है, तभी सॉन्ग बिंग और लियांग दोनों को ही कॉल करके बताने लगता है कि भाई मुझे मेरी वाइफ और बच्चे मिल गए। तो ये सुनकर खुश होने लगता है कि वो जल्दी से फिर घर पे आएगा अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए। और यहाँ पर फिर लियांग खुश हो रहा होता है कि मास्टर की बात सच हो गई। कॉल पर सॉन्ग कह रहा होता है कि भाई आखिर आप अकेले पूरी कंपनी को संभाल रहे हो और हमारा छोटा भाई बॉर्डर पर अपनी जान से खेल रहा है, तो सिर्फ मैं ही एक बचता हूँ, तो फैमिली की इनहेरिटेंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होगी ना। आखिर मैं अंकल को ऐसे कैसे हमारी प्रॉपर्टी को लूटने दे सकता हूँ। फिर यहाँ पर लियांग अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि वो मीटिंग कैंसिल कर दे क्योंकि अभी वो घर जाएगा अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने के लिए। तो असिस्टेंट याद दिला रहा होता है कि मास्टर ने कहा था कि फर्स्ट स्नो वाले दिन ही आपको आपकी किस्मत मिलेगी, तो क्या पता वो लड़की तो आपकी किस्मत नहीं थी। तो लियांग इसके लिए मना करता है और कहता है कि उसके छोटे भाई को ऑलरेडी वाइफ और बच्चे मिल गए, इसका मतलब है कि मास्टर ने उसकी किस्मत के बारे में बताए थे। फिर हम देखते हैं कि घर पे यहाँ यून के सामने मेड आपस में बातें कर रही होती है कि वो बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की है जिसका पहले से ही नाजायज बच्चा था और बच्चे की वजह से फिर सेकंड यंग मास्टर ने उसे शादी करे और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर वो लोग उसके मुंह पे ही बेइज्जती करके कहते हैं कि तुम देख क्या रही हो। फिर इतने में लियांग अपने असिस्टेंट के साथ घर पे आया होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर वो खुद के लिए फाइट ना कर सके तो फिर आखिर वो इस फैमिली की मेंबर कैसे बनेगी। पर यहाँ पर यून तो अपने लिए लड़ लेती है और उस मेट को थप्पड़ लगाकर उसे समझाती है कि अब वो इस फैमिली की मेंबर बन चुकी है, तो उसके पास अब राइट मिल गया है फैमिली की मास्टर वाला, तो इसलिए वो सर्वेंट है तो सर्वेंट की तरह रहे। तो फिर वो मेड गुस्से में उसे धकेल देती है और यहाँ पर यून गिरने लगती है, तो लियांग आकर उसे पकड़ लेता है और उस मेड को चिल्लाता है। फिर जैसे ही यून और लियांग एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। पर इतने में जैसे यहाँ पर सॉन्ग आता है तो जल्दी से लियांग फिर यून से दूर होता है। सॉन्ग यून को पकड़कर अपने भाई को बताने लगता है कि भाई ये मेरी वाइफ है, तो लियांग तो सुनने के बाद अपसेट हो जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो सॉन्ग कहने लगता है कि भाई जब हम लोग पार्टी रखेंगे तो वहाँ पर मैं ग्रैंडपा को अपने बच्चे से मिलवा दूंगा और फिर फैमिली इनहेरिटेंस हमें ही मिल जाएगी। तो लियांग फिर इस बारे में यून से पूछने लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट कब हुई। तो इस बात से वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लियांग और अपनी फर्स्ट नाइट याद आ रही होती है। वो बता देती है कि उस दिन विंटर की फर्स्ट स्नो थी। तो यहाँ पर जल्दी से सॉन्ग भी उसका साथ दे देता है कि हाँ उस दिन ही हम लोग को लव एट फर्स्ट साइट हुआ, और फिर यहाँ पर यून भी उसके साथ हाँ बोल देती है। तो लियांग यकीन कर लेता है। सॉन्ग कहने लगता है कि भाई अभी मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम है, तो मैं कुछ दिन के लिए प्रॉपर घर भी नहीं आऊँगा, तो आप यहाँ यून और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। तभी लियांग अपना एक कार्ड देने लगता है और यून से कहता है कि वो इसे अपने लिए और अपने बच्चे के लिए जो चाहे वो खरीद सकती है। ये कहकर वो चला जाता है। तो सॉन्ग फिर सोचे पड़ जाता है कि भाई क्या अपसेट हो गए। दूसरी तरफ हम इन लोग के अंकल को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है कि उसका सारा प्लान खराब हो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सॉन्ग जैसा ऐसा बुक वॉर्म बच्चे भी कर लेगा, और जो उसके डैड हैं उन्हें तो बस अपनी ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो अब तो इनहेरिटेंस उन लोग को मिल ही जाएगी। तभी इस अंकल का बेटा कहने लगता है कि डैड आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक चीज़ है। वो उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें सॉन्ग किसी और ही लड़की से मिल रहा होता है। जो बताने लगता है कि डैड ये लड़की जो है पहले से ही मैरिड है और सॉन्ग का इसके साथ अफेयर चल रहा है। और ये लो अब आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनो। तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग में सॉन्ग उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तो बस फेक मैरिज किया हूँ और बच्चा मेरा है भी नहीं, वो तो बस इनहेरिटेंस दिलाने के लिए सब करना पड़ा। ये सुनकर ये अंकल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने बेटे से कहता है कि तुम कैसे भी करके इस नाजायज़ बच्चे का डीएनए टेस्ट लेने का तैयारी करो, और फिर पार्टी वाले दिन मैं कैसे फिर उस सॉन्ग को एक्सपोज करूँगा और पोल खोल दूंगा कि उनका कोई बच्चा है ही नहीं, तो इनहेरिटेंस उन्हें नहीं मिल सकती। और जो अपने डैड को के बोल रहा होता है कि वो काम पर लग जाएगा भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर यून के पास लियांग आकर कह रहा होता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली निकली, यानी उस रात सिर्फ मैं ही नहीं था जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड करी। तो यून सोचती है कि मैंने सॉन्ग से प्रॉमिस करी हूँ कि मैं उसके साथ मिलकर एक्टिंग करूँगी, तो मैं यहाँ पर इसे बता नहीं सकती कि ये बच्चा उसका है। उसका हाथ हटाती है तो लियांग नहीं मान रहा होता और कहता है कि क्या हुआ, अब तुम यहाँ पे अच्छी बनने का नाटक कर रही हो, उस दिन तो तुम खुद मुझसे हेल्प मांग रही थी। यून फिर यहाँ लियांग को छोड़ने के लिए बोल रही होती है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं किस बात के लिए आर्ग्यू कर रहा हूँ। वैसे भी मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, और अगर मेरे भाई का इसके साथ बच्चा हो चुका है तो ये तो हमारी फैमिली के लिए खुशी की बात है।
फिर लियांग उनको समझा रहा होता है कि अब तुम्हारी इस फैमिली में शादी हो गई है, तो याद रखो कि तुम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती मेरे भाई को चीट करने वाला, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो यून उसे कह देती है कि तुमने मुझे गलत समझा हुआ है, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ और कुछ नहीं। तो फिर वो कहता है कि अच्छी बात है और वो चला जाता है। फिर लियांग सपने में यून और उसके बच्चे को देखता है और जाग जाता है ये सपना देखकर। फिर मॉर्निंग में यून और सॉन्ग दोनों मिलकर बच्चे को चुप नहीं करा पा रहे होते हैं और वो रोई जा रहा होता है। सॉन्ग बस कोशिश कर रहा होता है पर बच्चा रोए जा रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर लियांग ये देखकर कहता है कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, तुम इतने बड़े हो गए हो, कुछ आता नहीं है। वो तुरंत ही बच्चे को लेता है और फिर उसे वो बच्चे को बहुत ही जल्दी शांत करा देता है। तो ये देखकर सॉन्ग शॉक होता है कि भाई को मैं पहली बार ऐसे स्माइल करते हुए देख रहा हूँ, नहीं तो वो तो हमेशा कितने गुस्से में रहते हैं। तभी यून भी ये देखकर सोच रही होती है कि डैड और बच्चे के बीच में क्या ऐसा कनेक्शन होता है कि इसलिए वो ऐसे चुप हो गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लियान जल्दी जल्दी में अपने घर से निकल रहा होता है मीटिंग के लिए जाने को, और तभी यहाँ पर वो देखता है कि यून का बच्चा बहुत रोए जा रहा होता है और मेड आकर उसे बताती है कि उससे अचानक से बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है और मिस्टर सॉन्ग अभी कॉल भी नहीं उठा रहे। तो यून कहती है कि लाओ मुझे दो, अपने बच्चे को खुद हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। तो लियांग उसे रोक देता है और कहता है कि रुको मैं हैंडल करता हूँ। फिर वो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके घर पे बुला लेता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस आपको मीटिंग के लिए चलना चाहिए, आपको लेट हो रहा है, मिस्टर वांग आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो लियांग क्या देता है कि उसे और इंतज़ार करने दो। फिर यहाँ पे रूम में डॉक्टर बच्चे का ट्रीटमेंट करने गया होता है और लियांग यून को कहता है कि फिक्र मत करो, अंकल चैन अच्छे से उसे ट्रीट करेंगे। तो यून फिर लियांग को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। फिर ये मिरेकल डॉक्टर जब यहाँ पर बच्चे को देख रहा होता है तो उसके पैर में वो 7 ब्लैक स्पॉट देखकर ही पहचान जाता है कि ये तो बहुत ही लकी बच्चा है, और वो ये भी पहचान लेता है कि वो लियांग का सच में सगा बेटा है, क्योंकि यही चीज़ तो निशानी है। वो बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली लियांग को सच्चा प्यार तो मिल गया। फिर यून अपने बच्चे को देखी जा रही होती है तो मिरेकल डॉक्टर कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, उसका फीवर अब कम हो गया है। वो यहाँ पर लेकिन फिर लियांग को समझाने लगते हैं कि तुम्हारा बच्चा लेकिन प्रीमैच्योर पैदा हुआ है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, इसलिए तुम बस पैसे कमाने पर ध्यान मत दो बल्कि अपने बच्चे पर भी ध्यान दो। उसे यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर देने लग जाते हैं। तो यूनो और लियांग दोनों ही बहुत ही शॉक होते हैं और फिर लियांग कहने लगता है कि अंकल ये मेरा बच्चा नहीं है। तो डॉक्टर अंकल चिल्लाते हैं कि मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें संभालने को देकर के थे, तो तुम्हें मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, ये तो सच में तुम्हारा ही बच्चा है। वो उसे समझा रहे होते हैं कि इसका रीज़न ये क्योंकि उसके पैर में भी वैसी 7 स्टार है। पर यहाँ पर लियांग अपने अंकल की बात कंटिन्यू नहीं सुनता और उन्हें जल्दी से बाहर लेके जाने लगता है और उन्हें वो बाय बाय करके दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो फिर डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। लियांग फिर यहाँ यून के पास आकर कहने लगता है कि आखिर अब ये उसके भाई का सगा बच्चा है, तो ये इस फैमिली का वारिस है, तो वो उसे अपनी बेटी की तरह बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा और उसे कोई कमी नहीं होने देगा। और फिर लियांग अपने कंपनी के काम का बोलकर यहाँ से चला जाता है और यून सोचती है कि यानी वो बस फैमिली की वजह से ही उन लोगों की इतनी केयर कर रहा है, ना कि उसकी खुद की वजह से। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यून जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ लियांग सारे मेट्स वगैरह को समझा रहा होता है कि यून और उसके बेटे को कोई भी चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें उन्हें नोट करवा रहा होता है कि उसके ठंडी के लिए भी पूरा इंतज़ाम होना चाहिए, कि उसे ज़रा सी भी ठंडी भी नहीं लगनी चाहिए, और अच्छे अच्छे ग्लव्स कपड़े वो सब अरेंज करवा रहा होता है ताकि वो उन लोग को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर जब यून ये सब सुनती है तो उसे देखती रह जाती है। जैसे ही लियांग यहाँ से यून को देखता है तो वो जाने लगता है। वो उसे थैंक यू बोलती है तो कहता है कि ठीक है और अपना चला जाता है। और यून फिर सोचने लग जाती है कि मुझे लगा था कि वो बस फैमिली की इज्जत के लिए हमारी केयर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, उससे मेरे बेटे की इतनी पड़ी है कि वो उसकी छोटी सी छोटी चीज़ों का भी इतना ध्यान रख रहा है, तो मैंने तो उसे कितना गलत समझी। फिर फाइनली पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो आई होती है वो आपस में बातें कर रही होती है कि जो सॉन्ग की वाइफ है उन लोगों ने सुने कि वो विलेज गर्ल है, तो पक्का उसके अंदर तो कोई मैनर्स ही नहीं होंगे। तभी इतने में यूनिस पार्टी में सॉन्ग के साथ एंट्री करती है और जब लियांग इन लोग का ऐसा साथ देखता है तो वो अपसेट होकर ड्रिंक करने लगता है। और यहाँ पर लोग फिर इन दोनों को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग परफेक्ट मैच लग रहे हैं। फिर सॉन्ग को कॉल आ जाती है तो वो यून से बताता है कि वाइफ मैं बाहर कॉल पे बात करके आता हूँ। और फिर अंकल और उसका बेटा जो यहाँ पर यून के ऊपर नज़र रखे होते हैं और वो यहाँ यून के पास आकर कहने लगता है कि तुम ही वो विलेज गर्ल हो जिससे मेरे भाई सॉन्ग ने शादी करा है। तो यून उसे समझाती है कि तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। तो फिर वो उसकी और बेइज्जती करने लगता है कि तुम बस एक गरीब लड़की हो।
और फिर जैसे उसके ऊपर हाथ उठाने जाता है तो यहाँ पर लियांग सीधा उसे पंच मार करके यून को बचा लेता है और वो ऑर्डर दे देता है कि अब वो अपने कज़िन को कोई भी प्रोजेक्ट संभालने के लिए नहीं देगा क्योंकि वो ये इसके लायक नहीं है। तो फिर अंकल कहता है कि तुम एक आउटसाइडर लड़की के लिए अपने कज़िन के अगेंस्ट जा रहे हो। तो लियांग कहता है कि अंकल जब आपको अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाने नहीं आया तो भाई होने के नाते मुझे इसे सिखाना पड़ेगा ना। तो अंकल कहता है कि तुम अभी तो चुप ही हो जाओ तो अच्छा रहेगा, अभी तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। इतने में फिर यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पर क्या झगड़ा चल रहा है। तो जो बताने लगता है कि ग्रैंडपा, इस विलेज गर्ल के लिए भाई ने मुझे मारा है, देख लो। जैसे ही ग्रैंडपा फिर यून की तरफ देखते हैं तो उसके हाथ में बच्चा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है ना। वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और कह देते हैं कि अब क्योंकि उनका बच्चा हो गया है तो अब फैमिली की इनहेरिटेंस लियांग को मिल जाएगी क्योंकि वो फैमिली का हेड है। अंकल जल्दी से यहाँ ग्रैंडपा के पास आता है और कहने लगता है कि डैड, इन लोगों ने आपको फूल बना दिए। अंकल कहने लगता है कि ये बच्चा कोई हमारी फैमिली का खून नहीं है, बल्कि सॉन्ग और ये तो मिलकर बस एक्टिंग कर रहे हैं आपको फूल बनाने के लिए। और वो एविडेंस के तौर पे यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मंगवाता है और दिखा देता है कि देख लो, ये सॉन्ग का सगा बच्चा है ही नहीं, ये सब झूठ, ये लोग नाटक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर सभी को यकीन नहीं आता और जल्दी से लियांग भी उस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखता है और शॉक होता है और फिर अपने भाई से कहने लगता है कि क्या है। अंकल कहता है कि अगर तुम लोग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो चलो इस बच्चे के पैर पे निशान देख लेते हैं। अगर इस बच्चे के पैर पे स्टार्स नहीं हुए तो ये हमारी फैमिली का खून हो ही नहीं सकता। पर सॉन्ग जल्दी से फिर अंकल को देखने नहीं देता है और वो मान लेता है कि हाँ उससे गलती हो गई। वो नील डाउन करके माफ़ी मांगता है और मान लेता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। तो ग्रैंडपा तो यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनसे झूठ बोला गया। तब यहाँ पर यून कहने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो कुछ बतानी चाहती है पर यांग उसे रोक देता है कि रहने दो, अब झूठ को कवर अप करने की जरूरत नहीं है। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। वो इन लोग को पनिशमेंट से बचवाने के लिए अपने ऊपर ले रहा होता है सब कुछ। यून बीच में फिर कुछ बोलने जाती है तो जोर से चिल्लाता है कि विलेज वाली लड़की, तुम अब चुप बैठो, तुम हमारे फैमिली में इंटर करना डिजर्व ही नहीं करती हो और ना तुम्हारा ये नाजायज बच्चा। तो यून उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मुझे चाहे तुम कुछ भी बोलो लेकिन मेरे बच्चे को नहीं। तो जो गुस्से में फिर यून को वापस से मारने जाता है तो यहाँ पर लियांग जल्दी से अपने इस कजिन को मार के उसे सबक सिखाता है और वो तो उसका गला दबाना छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो अंकल फिर यहाँ पर ग्रैंडपा से कहते हैं कि डैडी से देख लो, ये कैसे मेरे बेटे को मारे दे रहा है और हमारी फैमिली की भी कितनी बेइज्जती करवा रहा है। तो ग्रैंडपा फिर यहाँ पर लियांग को तुरंत ही रोकने बोलते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, उनकी बेइज्जती हो रही है। फिर लियांग यून से कहता है कि तुम जाओ, मैं ये सब संभाल लूंगा। तो वो कहती है कि मुझे यकीन है, तुम इसके पैर खोलकर देख सकते हो, इसके पैर पे जो निशान है वही निशान होंगे जो तुम लोग को देखने हैं। पर लियांग को बिलीव नहीं हो रहा होता है और इतने में जो आकर उस बच्चे के सॉक्स निकाल देता है और फिर सभी उस बच्चे के पैर में वो 7 स्टार देखकर पहचान लेते हैं कि ये तो सच में इन लोग की फैमिली का खून है। दूसरी ओर हम देखते हैं लियांग के तीसरे भाई बिंग को, जो कि अपना घर आने के लिए कार से निकला हुआ होता है और तभी उसका फ्रेंड कॉल पर उसे इस बारे में बता देता है कि बच्चा उसके भाई का नहीं है लेकिन उसकी फैमिली का खून है, क्योंकि उसके पैर पे वही 7 स्टार्स है जो कि उसकी फैमिली की निशानी है। तो फिर ये सुनते के साथ ही बिंग को यकीन आ जाता है कि ये ज़रूर उसका बच्चा है, क्योंकि उसने क्लब में किसी अननोन लड़की के साथ नाइट स्पेंड करा था और वो सोचता है कि यानी ये उसका ही बेबी होगा। लियांग भी यहाँ सोचे पड़ जाता है कि क्या ये मेरा बेबी हो सकता है, क्योंकि उस रात ट्रेन में हमने नाइट स्पेंड करे थे। उस बार में याद करने लगता है और सोचता है कि लेकिन मेरे तो बच्चे ही नहीं हो सकते, तो ये तो इम्पॉसिबल है। फिर अंकल सोचे पड़ जाता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो ये बच्चा फेक है। फिर वो कहने लगता है कि पक्का ये झूठे निशान होंगे, ये सब पेंटिंग होंगी बस। तो वो कहता है कि हाँ, और वो मिटाने जा रहा होता है पर यहाँ पर यूनो से दूर कर देती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चे को चोट पहुंचा दोगे। यहाँ पे ग्रैंडपा भी उसे चिल्लाते हैं कि हाँ वो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है, उसे हाथ भी मत लगाना। और फिर ग्रैंडपा यून से पूछ रहे होते हैं कि ये किसका बच्चा है, तो वो तो यहाँ पर लियांग का नाम बताने वाली होती है पर तभी इतने में यहाँ पर एंट्री मारता है बिंग और वो बताता है कि ये मेरा बच्चा है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है। तो फिर वो बताने लगता है कि फर्स्ट स्नो वाली नाइट को वो होटल गया हुआ था और वहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसे ड्रग दे दिया था और तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात यून से हुई थी और वो भी सेम उसकी तरह ड्रग के नशे में थी। तो दोनों साथ में फिर होटल रूम में चले गए थे और ये बताता है कि ये पक्का फिर मेरा ही बच्चा हो सकता है, क्योंकि इसके पास वो पैर में निशान भी है जो कि सिर्फ हमारी फैमिली के खून में ही होता है। और दूसरा रीज़न वो बताता है कि ये बच्चा भाई का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बच्चे ही नहीं हो सकते इसलिए वो कभी किसी लड़की के क्लोज नहीं जाते, तो फिर आखिर ये मेरा ही बच्चा हुआ ना। तो यहाँ पे ग्रैंडपा भी इस बात से एग्री कर रहे होते हैं और यून जब ये सुनती है तो फिर वो भी सोच में पड़ जाती है कि अगर लियांग को बच्चे नहीं हो सकते तो फिर वो जब उस दिन क्लब में गई थी तो क्या सच में उस दिन इनके साथ उसने होटल में नाइट स्पेंड करी है। वो सोचती है कि मुझे कुछ भी याद भी नहीं आ रहा है।
फिर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं कि ये कोई मैटर नहीं करता कि मेरे तीनों ग्रैंडसन में से किसका बच्चा है, कि आखिर अब ये प्रूव तो हो ही गया कि यही मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। तो वो तो अब खुश हो रहे होते हैं कि फिर तो सॉन्ग और इसकी जो शादी थी वो तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि वो तो फेक थी। सॉन्ग भी शौक में होता है कि ये लड़की कहाँ से मेरी सिस्टर इन लॉ बन गई, पता ही नहीं चला। और बिंग खुश होने लगता है कि यही वो लड़की थी जिसके साथ वो उस दिन होटल में था, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। यून तो सोचने पड़ जाती है कि ये बच्चा सच में अगर इसी फैमिली का खून है, और बिंग इतने प्रूफ दे रहा है कि क्लब में वो दोनों मिले थे तो ये बात सच हो सकती है। वो खास करके ये सोचती है कि उसे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो यहाँ पे रहना ही सबसे ज़्यादा सेफ है। एक ग्रैंडपा लियांग को इनहेरिटेंस देने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दे देते हैं, और फिर वो जैसे ही साइन करता है तो अंकल गुस्से में यहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। फिर सॉन्ग कहने लगता है कि भाई माना कि मुझसे गलती भी है, लेकिन देखो जो भी हो आखिर मेरी वजह से ही मेरे भाई को उसकी वाइफ और बच्चे मिले, तो मैं तो मैच मेकर बन गया हूँ। तो ये लोग भी फिर खुश हो रहे होते हैं और फिर कहने लगता है कि लाओ मुझे बेबी को दो, मैं इसे हाथ में लेता हूँ। तो फिर वो उसे पकड़ने को दे देती है, पर बच्चा फिर रोने लग जाता है तो बिंग उसे चुप ही नहीं करा पाता। तो यहाँ पर फिर लियांग कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, और उसके हाथ में जाते ही फिर बच्चा तो जल्दी चुप हो जाता है। तो ये लोग बहुत शॉक होते हैं। बिंग कहता है कि वैसे भाई मेरा बेटा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, कोई और देखेगा तो वो तो बोलेगा कि ये जैसे आपका सगा बच्चा है, मेरा नहीं। तो लियांग चिल्लाता है कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, दोबारा ऐसा मत बोलना। तो बिंग कहता है कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, वैसे भी हम भाई सेम सेम दिखते हैं, तो ये चीज़ होना तो नॉर्मल है ना। तो यहाँ पर फिर लियांग सोच रहा होता है अपनी बेबी को देखकर कि काश ये बेबी मेरा ही होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। फिर इसके बाद बिंग जब यून को लेकर यहाँ घर पे आता है तो सारे हाउसकीपर और मेड को बताने लगता है कि ये उसकी वाइफ है और ये उसका बच्चा है। तो सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि पहले वो दूसरे वाले भाई की वाइफ थी और अब दूसरे वाले भाई की वाइफ बन गई है और बच्चा भी बदल गया है। पर फिर वो लोग जल्दी से ग्रीट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल वहाँ बहुत गुस्सा हो रहा होता है, और फिर जो भी गुस्सा हो रहा होता है तो अंकल उसे कहते हैं कि वैसे भी उसे इनहेरिटेंस मिल गई है तो क्या हुआ, वो जिंदा थोड़ी ना रहने वाला है, उसे एंजॉय करने के लिए। तो ये कहता है कि डैड आपका क्या मतलब है। तो फिर अंकल यहाँ पर अपनी बंदूक निकालते और बताने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि उस लियांग के मॉम डैड ऐसी एक्सीडेंट में खुद मरे, बिल्कुल नहीं। तो जो कहता है कि यानी डैड आपने ही उन लोगों को मारा है। तो फिर वो बताते हैं कि हाँ। तो जो फिर अपने डैड से पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लियांग बिंग और यून को बात करने के लिए बुलाता है और उनसे कहता है कि अब उन दोनों का बच्चा है तो फिर उन लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट जाकर लेना चाहिए। तो यहाँ पर यून मना करने लगती है कि वो इतनी जल्दी इसके लिए रेडी नहीं है क्योंकि बिंग को वो पसंद नहीं करती है, उनके बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। इस पर लियांग उससे कहता है कि क्या वो किसी और को लाइक करती है। तो यून फिर लियांग के बारे में ही सोच रही होती है कि वो जो भी सारी चीज़ें उसके लिए करता है इसकी वजह से वो उसे बहुत पसंद करती है, पर यहाँ पर वो नहीं बोलती है। तो लियांग कह देता है कि फिर इसलिए तुम दोनों को ही मैरिज सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्योंकि आखिर तुम्हारा बच्चा भी है, नहीं तो ये नाजायज़ कहलाएगा। तो यून इसके लिए हाँ बोल देती है ये सोचकर कि लियांग उसे लाइक करता ही नहीं है। फिर यहाँ पर बिंग तो बहुत ही खुश होता है कि फिर भाई मैं अपनी बहुत ही अच्छी वेडिंग चाहता हूँ और आपको मेन हेड वाली पोजीशन पर बैठना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यून इस बारे में लियांग से बात करने जाती है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो उसके भाई से शादी कर ले। तो फिर लियांग तो ये कहता है कि हाँ यही सबसे बेस्ट चॉइस है। यून पूछती है कि लेकिन तुम्हारा क्या। तो वो कहता है कि मैं अपने भाई का बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। यून फिर अपसेट होती है तो वो उससे पूछती है कि उन दोनों की वेडिंग के लिए वो कौन सा ड्रेस स्टाइल पहने। तो फिर वो कहता है कि चाइनीज़। और वो पूछता है कि वेडिंग के लिए क्या मैं तुम्हारी फैमिली को पिक करने के लिए लोगों को भेजूँ। तो वो मना करती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी उन्हें मत इन्वाइट करना, और ऐसा बोलकर फिर वो चली जाती है। तो लियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके ये उनकी फैमिली के बारे में पता लगाने को कहता है, उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ, और ये भी कि वो अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा डरती क्यों है। फिर नेक्स्ट वेडिंग वाला दिन आ जाता है और वेडिंग सेरेमनी जब पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रही होती है तो ये सब देखते हुए लियांग बहुत अपसेट होता है और उसके हाथ से वो बीड्स भी टूट जाती है। तो फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। फिर सेरेमनी कंप्लीट होती है और लास्ट स्टेप होता है टी सर्व करने का। तो यून और बिंग मिलकर पहले ग्रैंडपा को टी सर्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लियांग को भी, और लियांग इन लोग को हैप्पी मैरिज विश कर रहा होता है। फिर इसके बाद ग्रैंडपा इन लोग को समझा रहे होते हैं कि बिंग तुम्हें अब अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना है। और तभी लियांग इन लोग को ऊपर से देख रहा होता है तो यून जैसे उसे देखने लगती है तो वो जल्दी से चला जाता है। फिर यहाँ वेडिंग सेरेमनी में एक लड़की आई होती है जो कि कोई और नहीं बिंग की साथ की पार्टनर रह चुकी है। वो यहाँ पर कहने लगती है कि फ्रेंड तुम यहाँ पर शादी कर रहे हो और मुझे बुलाया भी नहीं।
और वो फिर यून से भी बात करती है कि अच्छा तो ये सिस्टर इन लॉ है, वैसे मैंने सुनी हूँ कि तुम एक विलेज गर्ल हो ना। ऐसी वो उसे थोड़े बहुत ताने दे देती है, तो यून भी उसे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है। फिर लिन गुस्से में यहाँ पर एक ड्रिंक बनाती है और यून को देती है पीने के लिए और कहती है कि आखिर तुम मेरे फ्रेंड से शादी करने जा रही हो, तो ये ड्रिंक तो तुम्हें करना पड़ेगा ताकि मुझे भी पता लगे कि तुम इसके लायक हो कि नहीं। तो यहाँ पर बिंग उसको मना कर रहा होता है कि ऐसे उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। लिन कहती है कि सिर्फ इतनी सी ड्रिंक ही क्यों नहीं पी सकती, मैं तुम्हें बचाने के लिए गोली खा सकती हूँ, तो क्या ये सिर्फ ये ड्रिंक नहीं पी सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांग अपने असिस्टेंट के साथ कार से जा रहा होता है और तभी उसे इस बारे में पता लग जाता है कि यून को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। तो वो बहुत गुस्सा होता है और तुरंत ही कार रिटर्न लेने बोलता है। यून यहाँ पर मान जाती है कि ठीक है मैं ड्रिंक कर लूंगी, और वो लिन से कहती है कि फिर तुम्हें भी ये ड्रिंक करना पड़ेगा। तो वो भी मान जाती है और कहती है कि लेकिन तुम पहले पियो। तो यून जैसे यहाँ पीने जा रही होती है तभी आकर लियांग उसे रोक लेता है और वो बिंग को चिल्लाने लगता है कि तुम क्या हो, ऐसे खड़े होकर देख रहे हो अपनी वाइफ को बुली होते हुए। तो यून उसे समझाती है कि मैं ये ड्रिंक कर सकती हूँ, और फिर वो इतनी जल्दी ड्रिंक कर लेती है तो ये लोग शॉक रह जाते हैं। और फिर यून यहाँ पर एक और ड्रिंक बनाती है, वैसे ही एकदम तीखी सी वाली, और कहती है कि चलो अब तुम पियो। तो लिन की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो थोड़ा सा ही पी करके वॉमिटिंग जैसा फील करती है और यहाँ से भाग जाती है। तो उसके पीछे पीछे बिंग भी यहाँ से चला जाता है। फिर यून लियांग से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो यून बताती है कि मैंने ऐसी चीज़ें बहुत पहले भी ड्रिंक कर चुकी हूँ। वो उससे बताती है कि ये तो कुछ भी नहीं था, जब घर में खाना नहीं होता था तो उसे क्या क्या नहीं खाना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। वो उससे बताती है कि एक बार विंटर का टाइम था और वो इतनी भूखी थी बिना खाने के, तो उसने गार्बेज में जाकर एक सॉसेज ढूंढी थी, किसी का खाकर फेंका हुआ था, तो उसने बस उसे क्लीन करी और खा ली। वो कहती है कि मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो लियांग उससे हाँ बोलता है कि तुम अमेजिंग हो। फिर दूसरी तरफ बिंग यहाँ लिन के पास आया होता है और उसे कहता है कि मैंने बोला था कि वो ड्रिंक तुम्हें यून को देने की जरूरत नहीं है, अब देखो तुम्हारा भी हालत खराब हो गई ना। यून यहाँ पहुँचती है और लिन से कहने लगती है कि ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ ग्रजेस नहीं होल्ड करूंगी। तो लिन तो चिल्लाने लगती है कि आखिर मैं कैसे ग्रजेस नहीं होल्ड करती, मैं बिंग को इतने टाइम से लाइक करती हूँ और तुम पता नहीं अचानक से कहाँ बीच में आ गई, और उसके बच्चे के बहाने तुम उसे शादी करने का चाह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिंग ये सुनकर शॉक होता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो लिन उसे चुप कराती है और यून से कहने लगती है कि तुम तो विलेज से आई हुई लड़की हो, तुम्हारे पास है क्या, ना डिग्री है, ना तुम अच्छी दिखती हो, ना कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे से हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मेरे पास तो पैसा है, फैमिली है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। बिंगो से कहने लग जाता है कि ऐसा मत बोलो। लिन कहती है कि क्यों नहीं बोलूं, मैंने तुम्हारे लिए गोली तक खाई हो, इसने क्या करी है, ये कैसे तुमसे शादी कर सकती है। तो यहाँ पर फिर इतने में लियांग आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और फिर लियांग यहाँ से यून को सभी के सामने लेकर जाता है और उसके नाम पर अपने बहुत सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स को करने लग जाता है और बताता है कि अब उसके पास ये सब खुद का है। और फिर लियांग तो यहाँ पर यून की इतनी वैल्यू बढ़ा देता है तो लिन का तो मुंह बंद हो जाता है और वो चुप हो जाती है। फिर लियांग जब अपना काम में बिजी होता है तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि उसने यून के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है। वो उसे आकर बताता है कि जब वो छोटी थी तभी उसके मॉम डैड मर गए थे और फिर उसके अंकल आंटी ने उसे संभाला है। बचपन से ही यून के ग्रेड्स भी बहुत ही अच्छे थे, पर मिस यून की आंटी ने उनके एडमिशन लेटर को फाड़ दिया और उन्हें बेचने के लिए वो उसे ड्रग तक दे चुके थे ताकि उसकी एक ओल्ड मैन से शादी करवा कर वो उसकी ब्राइड प्राइस ले सके, पर मिस यून बहुत ही मुश्किल से बच पाई थी। तो लियांग कहता है कि यानी उस रात वो बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ वो बहुत ही लकी थी कि उन्हें आप मिल गए तभी वो बच पाई है। असिस्टेंट बता रहा होता है कि उसने सिर्फ पूरे शहर में नहीं टॉप करी है बल्कि वो अपनी नेशनल अवार्ड भी जीती है ओलंपिक्स में। अगर वो अभी भी पढ़ाई कर रही होती तो उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया होता। तो फिर इन सब के बारे में सोचकर लियांग यून के लिए अपसेट होता है और याद कर रहा होता है कि वो कितनी इजीली वो ड्रिंक भी कर ले रही थी। तो वो सोचता है कि उसने कितना सफ़र करी होगी अपनी लाइफ में। फिर रात में यहाँ पर ये लोग लियांग के रूम में आते हैं और बिंग यून से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आज वो कंपनी का काम करने गई थी तो वो कैसा चल रहा था। तो वो कहती है कि सभी अच्छा चल रहा था, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा क्योंकि कंपनी का सीईओ ही सब कुछ संभाल रहा था। वो अपसेट होकर कहती है कि वैसे लिन ने बिल्कुल सही बोली है, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, मैं कोई काम की नहीं हूँ। तो यहाँ पर लियांग उसकी तारीफ करता है कि तुम तो लेकिन बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी ना, और तुम इतनी आउटस्टैंडिंग हो कि मुझे यकीन है कि तुम पढ़ाई करोगी तो अच्छा कर लोगी, बस तुम्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। तो यून कहती है कि थैंक यू तारीफ के लिए, मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे वापस से स्टडी करना चाहिए। तो इस बात पर फिर बिंग कहने लगता है कि तुम स्टडी कैसे कर सकती हो, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, बच्चे को अभी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है और वैसे भी हमारी फैमिली को डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस पर लियांग कहता है कि हमारी फैमिली को एक नैनी की भी ज़रूरत नहीं है, उससे रोल मॉडल बनना है अपने बच्चे के लिए।
तो यहाँ पर फिर यून भी कहती है कि हाँ लियांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बिंग को कहने लग जाती है कि वो स्टडी करना चाहती है और वो घर आकर फिर वो अपने बच्चे को भी संभाल लेगी। तो बिंग मना कर रहा होता है कि नहीं, स्कूल में आखिर कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं, तुम्हें आखिर वहाँ पे बुली किया जाएगा तो वो कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी, मुझे वहाँ पर जाना है। वो लियांग से कहती है कि प्लीज़ आप बिंग को मनाओ ना, ये मुझे जाने दे दे। तो यहाँ पर फिर लियांग ऑर्डर दे देता है कि तुम तैयारी करो कल स्कूल जाने की, मैं तुम्हें छोड़ने भी चलूँगा। और फिर नेक्स्ट डे लियांग यहाँ यून को उसके स्कूल तक छोड़ने के लिए जाता है और उसे अच्छे से समझा देता है कि तुम अब हमारी फैमिली के मेंबर हो, इसलिए कोई भी तुम्हें ऐसे बुली नहीं कर सकता है, तुम्हें खुद की साइड लेना भी आना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं समझ गई। फिर इसके बाद जब वो अपनी क्लास में आती है, कुछ रिच लड़कियां जो कि उसे पसंद नहीं करती है वो उसे देखते ही कहने लगती है, कह रहे तुम कहाँ से वापस आ गई, क्या तुम्हारे माउंटेन में इंटरनेट आ गया जो तुम्हें होश आ गया कि तुम्हें अपने स्कूल भी आना है। तो ये बताती है कि हाँ मुझे कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से मैं पूरे साल अपने स्कूल नहीं आ पाई, मेरी शादी भी हो गई है और बच्चा भी, तो उन सब में मैं लगी हुई थी। तो ये लोग और हंसने लगते हैं कि अच्छा तो ये सब की वजह से तुम नहीं आई थी, तुमने एक ओल्ड मैन को फंसा ली होंगी। यून इन लोगों को समझाती है कि वो लोग उसके बारे में झूठी रूमर्स ना बनाए, पर यहाँ पर वो लोग चुप नहीं हो रहे होते हैं और उसकी बेइज्जती करे जा रहे होते हैं कि वो उनके बराबर की नहीं है और यहाँ पर सेम क्लास में उनके साथ पढ़ नहीं सकती है। वो लोग उसे ढकेल के नीचे गिरा देते हैं। तभी अचानक से यून को यहाँ पे ट्रॉमा फील होता है और वो अपनी मेडिसिन लेनी जाती है, पर ये लोग उसकी मेडिसिन नहीं लेने देते और उसे और यहाँ पे बुली कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि उनकी कोई चीज़ रिटर्न करने के लिए यहाँ वापस आने के लिए निकलता है और तभी ये सब मिलकर जब यून को बुली कर रहे होते हैं तो वो मेन वाली लड़की उसके ऊपर गर्म पानी भी फेंकने जा रही होती है, पर तभी यहाँ यून को बचाने के लिए असिस्टेंट जल्दी से उस पानी को फेंक देता है और फिर लियांग यहाँ क्लास में आता है तो वो यून की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसे उठाता है। तभी सारे लोग यहाँ पर लियांग को देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये तो लिन फैमिली का हेड है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर फिर वो जो मेन वाली लड़की है जिसके कहने पर ये लोग उसे बुली कर रहे थे वो लियांग से बातें करने लगती है क्योंकि उसके डैड ने उसकी शादी उसके साथ फिक्स करें। कह रही है कि क्या मेरे डैड ने तुम्हें यहाँ मुझसे मिलने भेजा है, आखिर इसकी भी क्या जरूरत थी, तुमने कितनी जहमत करी। वो अपने सारे फ्रेंड से कहने लगती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, बस एक बार जब मेरी लियांग के साथ शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम लोग को भूलने वाली थोड़ी ना हूँ। फिर उस लड़की का एक चेला यहाँ पर कहने लगता है कि ये यून तुम्हारी रास्ते का कांटा बन रही है ना, आखिर ऐसी डिस्गस्टिंग लड़की को तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो ये सुनकर लियांग गुस्से में उसे किक कर देता है और वो यून को जल्दी से कोट से कवर करता है और यहाँ पर पूछता है कि उसने अभी किस हाथ से यून को हाथ लगाया था। तो वो लोग बताते हैं कि राइट हैंड। तो फिर असिस्टेंट ऑर्डर दे देता है कि गार्ड से उसके राइट हैंड पर बहुत मारे और उसे बाहर फेंक दे। इस तरीके से वो उसे सबक सिखाता है और फिर यहाँ पर वो दूसरी लड़की को पकड़वाता है तो वो माफ़ी मांगने लगती है, पर लियांग छोड़ता नहीं है, वो उसे वही मेडिसिन खिलाने के लिए बोल देता है जो वो यून को लेने नहीं दे रही थी। याओ तो काफ़ी डरी हुई होती है और वो लियांग से कहने लगती है कि हमारी तो बिजनेस मैरिज फिक्स है ना, मेरे डैड ने मुझे बताया है, तो पक्का तुम यहाँ पर मुझसे तो मिलने आए होंगे ना, तो ये सब क्या कर रहे हो। तो लियांग कहता है कि तुम्हें भी मुझे सबक सिखाना ही होगा। वो तुरंत यहाँ पे अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो इसके डैड की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी खत्म कर देगा और उन्हें बैंकरप्ट कर देगा। तो याओ फिर चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और फिर गार्ड्स उसे यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तो याओ यून को चिल्ला रही होती है कि आखिर लियांग तुम्हें इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, ये तुम्हारा कौन है। तो लियांग बता देता है कि ये मेरी फैमिली है। तो यून बस ये सब सुनती रह जाती है और गार्ड्स उस याओ को पकड़ के बाहर लेकर जाते हैं। फिर लियांग यून को उठा लेता है और कहता है कि हम घर चलते हैं। फिर वो उसे घर लाने के बाद जैसे यहाँ रूम में लाता है तो यून के पैर में दुख रहा होता है, उसके पैर में चोट देखकर फिर वो फूकने लग जाता है। लियांग को ऐसे ख्याल करता हुआ देखकर यून बहुत ज्यादा शाय हो रही होती है। फिर इतने में लियांग उसके लिए मेडिसिन सूप भी मंगवाता है और उसे पिलाने लगता है और जब वो उसके लिप्स क्लीन कर रहा होता है तो फिर उसके क्लोज आ रहा होता है उसे किस करने के लिए। यून भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी इतने में बाहर से बिंग की आने की आवाज आती है। तो लियांग उससे दूर होता है और वो बाहर चला जाता है। फिर यून को देखने के लिए जब यहाँ बिंग उसके पास आता है तो उसे पूछने लगता है कि उसे क्या हुआ था। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल अभी ठीक हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कि देखा मैंने बोला था ना कि स्कूल मत जाना, आखिर उसका अंजाम बुरा हुआ ना, देखो तुम्हें बुली किया गया। वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्कूल से छुट्टी ले लिया और मैं भी छुट्टी लेकर अब घर पे ही रहूँगा और तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूँगा और तुम लोग के साथ ही टाइम स्पेंड करूँगा। यून कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। बिंग यून को टच कर रहा होता है तो वो लियांग के बारे में सोचने लग जाती है कि वो उसकी कितनी अच्छे से केयर कर रहा था। यहाँ पर वो उसका हाथ दूर कर देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो फिर वो कहता है कि इतना डिस्टेंट क्यों हो रही है मेरे साथ। तभी इतने में बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो जल्दी से फिर बिंग बच्चे को लेकर आता है और कहने लगता है कि ये तो मेरे हाथ में आते ही और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर यून अपने बच्चे को अकेले चुप करा देती है तो वो दोनों फिर उसके साथ खेलने लगते हैं। इसके बाद फिर बिंग जब शावर लेकर आता है तो वो यून को पैड पे पुश करता है और कहता है
कि अब इन 2 हफ्ते में अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करूँगा। यून उससे मना कर रही होती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी भी वो नहीं मान रहा होता है, उसका हाथ पकड़ता है। तो यून फिर अपनी और लियांग की उस नाइट के बारे में याद करने लगती है और वो यहाँ पर इनको साफ मना कर देती है कि वो ये नहीं चाहती है और उसे दूर करती है। इतने में बाहर से लियांग डोर नॉक करता है तो दोनों जल्दी से उठ जाते हैं और वो जाके दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर फिर लियांग उसे उसका बेबी देने लगता है और बताता है कि बेबी बहुत भूखा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूँ इसे। तो फिर यून अपने बेबी को लेकर सोच रही होती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, तो इसे कहाँ से पता लगा वो भूखा है। फिर लियांग अपने भाई को समझाने लगता है कि वो यहाँ पर यून के साथ सेम रूम में नहीं रह सकता, उसे दूसरे रूम में रहना पड़ेगा क्योंकि यून अभी ठीक नहीं है इस वजह से। तो यून भी यहाँ पर बहाने बना लेती है कि बेबी भी रात में जाग जाता है तो फिर उसकी भी नींद पूरी नहीं हो पाएगी और तुम्हारी भी नहीं हो पाएगी उसकी वजह से। तो बिंग को ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि भाई तो ऐसा कभी नहीं करते। फिर वो मान जाता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में सोने। बिंग के यहाँ से जाने के बाद लियांग यहाँ पर यून के क्लोज आता है तो वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो तो बस बेबी को किस करता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे यून यहाँ पर बिंग और लियांग को इस बारे में बता रही होती है कि नेक्स्ट वीक एक बेबी का इवेंट आने वाला है, तो क्या वो अपनी बेबी को लेकर जा सकती है। तो बिंग तो इस बारे में सोच पड़ जाता है और यहाँ पर लियांग तुरंत ही मान जाता है कि तुम जा सकती हो लेके, बस एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लेकर जाना, बेबी को ठंडी नहीं लगनी चाहिए। और भी वो कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बोलती होती है तो लियांग उसकी अरेंजमेंट करवाने के लिए बोल देता है। तो बिंग कहता है कि भाई आप तो सबसे बेस्ट हो, आप तो पहले ही अरेंजमेंट्स कर देते हो। और यून भी फिर खुश होती है कि वो सच में कितना उसके बारे में सोचता है। तभी इतने में फिर बिंग को मैसेज आता है कि उसे फिर से तुरंत मिशन के लिए निकलना होगा, तो वो जाने लगता है और कहता है कि मेरा डिनर पे इंतज़ार मत करना। यून फिर इस बारे में लियांग से पूछती है कि आज वो अपने काम करने के लिए नहीं गया और यहाँ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो फिर वो बताने लगता है कि मुझे अब एहसास हो गया है कि ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त निकाल लिया। यून फिर खुश हो रही होती है और तभी इतने में उसका बेबी यहाँ पे डैड कहकर बोलता है। तो लियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने मुझे डैडी बोला। तो यहाँ पर यून कह रही होती है कि काश ये तुम्हारा ही बेबी होता तो कितना अच्छा होता। लियांग ये सुनकर से पूछता है कि तुमने क्या बोली। तो यून फिर शॉक हो जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि मेरे बच्चे का रिलेशन तुम्हारे साथ बिल्कुल डैडी वाला है। तो वो कहता है कि तुम्हें अगली बार ऐसा नहीं बोलना चाहिए और वो फिर चला जाता है। तो यून अपसेट होती है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग टेंपल में प्रेयर करने गए होते हैं और लियांग तो बस अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रे कर रहा होता है। तभी इतने में बिंग को फिर से काम का मैसेज आता है तो वो चला जाता है और फिर यहाँ पर सिर्फ यून और लियांग बचते हैं। तो लियांग भी अपना बाहर चला जाता है और यून फिर अपना अकेले में प्रेयर करने लगती है और वो गॉड से यहाँ पर विश मांगने लग जाती है कि उसके बेबी को उसका पसंद किया हुआ डैड पसंद आए। और वो साइंस मांग रही होती है, तो जो साइन उसे मिलता है उससे वो सोचती है इसका क्या मतलब है। वो लियांग के बारे में ही सोच रही होती है कि वो तो बेबी का कितना अच्छे से ख्याल रखता है। फिर लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो यून के पैर में मोच आ जाती है, तो लियांग फिर उसे अपने बैग पर लेता है और उसे उठा के लेके जा रहा होता है। और यून यहाँ पर फिर लियांग से बहुत सारी बातें कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हर किसी को अपनी पसंद चूज करनी चाहिए। तो इस पर वो जवाब नहीं दे रहा होता है। इतने में यहाँ पर फिर बिंग वापस से पहुंच जाता है और वो यून से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे ब्रदर के बैग पे नहीं चढ़ना चाहिए। वो फिर तुरंत ही नीचे बैठता है, उससे कहता है कि तो मेरे बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और फिर वो उसे उठा के लेकर चला जाता है। तो यून बस पीछे मुड़कर लियांग को देख रही होती है। फिर लोग घर आ जाते हैं और यून बिंग को बॉटल देती है और उसे गर्म पानी लाने को बोलती है। तो फिर वो पानी लाने जाता है और यून फिर लियांग से कहती है कि मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछी थी तुमने अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं दिए। वो उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो जो स्नो की फर्स्ट नाइट थी वो हमारी डेस्टिनी थी, हमारा मिलना तय था। तो इस पर वो कुछ भी नहीं कहता और तभी यहाँ पर बिंग वापस आके बैठ जाता है। तो यून फिर बहुत ही अपसेट होती है और सोचती है कि शायद किस्मत में यही था, लियांग और मेरा साथ होना कभी था ही नहीं, तो मुझे बस बिंग के साथ अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। वो कहती है मैं भी आती हूँ और फिर वो यहाँ दूसरे ट्रेन के डिब्बे में आ जाती है जहाँ पर उसके अंकल आंटी बैठे होते हैं और जैसे ही वो उसे देखते हैं तो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे हमसे बचकर भाग के जाओगी, इतने टाइम से तुम हमसे कहीं छुप कर बैठी हुई थी और हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए, तुम्हारी वजह से हमें ब्राइड प्राइस का कितना लॉस हुआ है पता है। तो वो उन लोग को चिल्लाती है कि अगर उन लोगों ने उसे कुछ चोट पहुंचाए ना तो मिस्टर लियांग उनको छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं कि तुम मिस्टर लियांग को क्या जानती भी हो, कुछ भी झूठ बोलना बंद करो। वो लोग उसका कोट पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं क्या रे वाह, तुम तो बड़े अच्छे कपड़े पहनकर घूम रही हो, लगता है किसी रिच बंदे को फंसाई हुई होंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इतनी देर तक यून आती नहीं है, तो लियांग और बिंग दोनों को उसकी फिक्र होती है और वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर उसके अंकल आंटी यून को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगी। वो उसके मुंह में फिर वही चाइनीज मेडिसिन जबरदस्ती पिलाने लग जाते हैं। और फिर तभी यहाँ टाइम पर लियांग और बिंग दोनों यून को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। बिंग यून के अंकल को पीटने लगता है और यहाँ पर लियांग जल्दी से आकर यून को कोट से कवर करता है और उसे फिर वो बैठाता है।
लियांग उसे शांत करता है कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग आ गए ना, अभी हम लोग तुम्हें घर लेके चलेंगे। फिर यहाँ पर बिंग तो बहुत ही गुस्से में उस अंकल को मारने जा रहा होता है। आखिर उसकी वाइफ को हाथ भी कैसे लगाया। जल्दी से लियांग उसे रोकता है कि तुम इसे मारने का कॉन्सिक्वेंस जानते हो क्या होगा। फिर यहाँ पर असिस्टेंट लियांग को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि यही वो अंकल आंटी है जिन लोगों ने युन को हमेशा बस टॉर्चर ही किया है और इन लोगों ने उसे स्कूल में कभी पढ़ने भी नहीं दिया। युन ये सब सुनकर शॉक होती है कि उसने ऑलरेडी उसके बारे में ये सारी डिटेल पता करवा लिया। वो सच में उसके बारे में कितना सोचता है। तब यहाँ पर अंकल आंटी कहने लग जाते हैं कि वो एक लड़की है तो वो पढ़ाई करके क्या कर लेगी, इसलिए ही हमने उसे स्कूल में आगे पढ़ने नहीं दिया। हम लोग ये सब उसके अच्छे के लिए कर रहे थे। तो लियांग इन लोग को चिल्लाता है कि इसे अच्छे के लिए करना बोलते हैं, तुम लोगों ने उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया और हमेशा बस उसे सफ़र करवाया है, इसे क्या कहते हैं। अब तुम लोग को मैं इजीली छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों ने जो युन के साथ किया है उसका बदला तो मिलना ही चाहिए। तो फिर अंकल आंटी डर के मारे युन से कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी फैमिली है ना, तो प्लीज़ हमारे बारे में बात करो ताकि ये हमें छोड़ दे। युन तो यार रोने लग जाती है। तो फिर उससे कहता है कि क्या तुम इन्हें माफ़ करना चाहती हो। युन कहती है कि नहीं, इन्हें तो लॉ के हिसाब से पनिश करना चाहिए। तो फिर गार्ड्स फिर लियांग के ऑर्डर पर उसके दोनों अंकल आंटी को उठाते हैं। तो यहाँ पर उन अंकल आंटी के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ों के लिए। तो युन इन लोगों से कह देती है कि वो अच्छे से जानती है कि उन दोनों ने मिलकर ही उसके मॉम डैड को मारे और वो उनसे बदला लेने के लिए ही इंतजार में थी कि उसे कभी मौका मिले और आज ही वो मौका है। वो कह देती है कि अब आप लोग को हमेशा के लिए जेल की सज़ा होनी चाहिए और फिर यहाँ गार्ड्स उन्हें लेकर चले जाते हैं। युन फिर लियांग से कहती है कि थैंक यू। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो। फिर रात में हम देखते हैं कि लियांग अपने रूम में होता है और तभी युन यहाँ पर उसके रूम में आ जाती है और उसे टच कर रही होती है। तो लियांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पर युन उसे बताती है कि उसके ऊपर ड्रग का इफेक्ट शुरू हो गया। लियांग कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर युन मना करती है कि मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए बल्कि तुम चाहिए। पर लियांग फिर भी नहीं मानता और कहता है कि अगर उसने आज उसे टच किया तो फिर वो बाद में उसे हेट करेगी। तभी यहाँ युन तो बेहोश होने लग जाती है और लियांग फिर डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाता है और यहाँ पर मेड को उसको संभालने को दे देता है कि सुबह तक वो ठीक हो जाएगी और उसका फीवर भी कम हो जाएगा। और फिर लियांग यहाँ रूम से बाहर निकलते हुए अपने भाई बिंग से कह देता है कि वो ठीक है, मेड सभी उसका ख्याल रख रही है। और फिर वो यहाँ बाथरूम में आ जाता है और अपने आप को पानी से भिगाने लगता है और वो बस अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल ही कर रहा होता है कि ये सब बिल्कुल ही गलत था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब युन की नींद खुलती है तो उसे याद आ जाता है कि कल रात उसने क्या करी थी लियांग के रूम में जाकर। तो फिर वो लियांग को मैसेज कर देती है सॉरी का। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर युन तो अपना सुबह उठने के बाद यहाँ लियांग के रूम में आती है तो देखती है कि वो सोते हुए सपना देख रहा होता है जिसमें वो अपने मॉम डैड को याद करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सपने में देख रहा होता है कि कैसे जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड के साथ उन लोग का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके आंखों के सामने उसके मॉम डैड इस दुनिया से चले गए थे और वो सिर्फ अकेला रह गया था। यहाँ पर युन के पास तभी मेड आती है और बताने लगती है कि बचपन से ही लियांग अपने मॉम डैड के जाने की वजह से अपने आप को ही ब्लेम करता है कि उसके अनलकीपन की वजह से उसके मॉम डैड नहीं रहे और वो अपने आप को ब्लेम करता गया और ऐसे ही फिर उसे ट्रॉमा की वजह से सपने भी आते थे और कई लड़कियां भी उसके पास आती थी तो वो उनसे खुद ही दूर हो जाता था ये कहकर कि वो खुशियाँ डिजर्व नहीं करता है। युन फिर लियांग के लिए अपसेट होती है और वो अपने रूम में आने के बाद अपनी बीबी को संभालते हुए उसी के बारे में सोच रही होती है। फिर वो उसके लिए एक हब्स वाला छोटा सा बैग बनाती है और फिर उसे देने के लिए जाती है। लियांग ये नहीं लेता और उसे कहता है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। तभी वो बैग नीचे गिर जाता है और युन फिर गुस्से में वापस अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ये चारों कार से कहीं जा रहे होते हैं और युन और लियांग दोनों एक दूसरे को मिरर के जरिए देख रहे होते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं कि उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। इन लोग को फील होता है कि कार में कोई घड़ी की आवाज़ आ रही है पर फिर इन लोग को पता लगता है कि घड़ी नहीं यहाँ पर तो बल्कि उनको मारने के लिए टाइमर सेट किया गया। यहाँ पर अंकल का वीडियो प्ले होता है और वो इन सभी से कहने लगता है कि मेरे सारे बच्चों सरप्राइज़ कैसा लगा मेरा। वो यहाँ पर बताता है कि जैसे मैंने तुम लोग की मॉम डैड को मारा था वैसे ही अब तुम सभी भी मरने वाले हो, बस अब थोड़ा सा इंतज़ार और बस तुम लोग ख़त्म। फिर लोग तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब उनका क्या होगा। यहाँ पर फिर लियांग कहता है कि वो ट्राई कर सकता है इसको कट करने का, शायद फिर उन लोग की जान बच जाए। तो ये लोग फिर तैयारी बना रहे होते हैं कि उनकी जान जा भी सकती है। वो लोग सोच लेते हैं कि उन्हें पहले लास्ट वो काम कर लेना चाहिए जिसका उन्हें कभी फिर रिग्रेट ना हो। तो बिंग तो जल्दी से अपनी उसी फ्रेंड लिन को कॉल लगा लेता है और उसे बता देता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं यहाँ से अगर बच गया तो तुमसे शादी करूँगा। वो यहाँ पर अपना कन्फेशन कंप्लीट करता है और लियांग फिर युन को किस करता है कि उसे फिर इस बात का बाद में रिग्रेट ना हो कि वो युन को अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर वो कट करने जा रहा होता है तो युन भी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। ये लोग बहुत ही डर रहे होते हैं पर फिर फाइनली जैसे ही तार कटता है तो इन लोगों को पता लगता है कि ये लोग तो फाइनली सेफली बच गए हैं।
फिर ये सभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, जिसके बाद फिर लियांग अपने अंकल को सबक सिखा चुका होता है उन्हें अरेस्ट करवा के। और यहाँ पर फिर उसके सामने बिंग और लिन दोनों पहुँचते हैं और बिंग नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगता है कि भाई मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही गलत हूँ। लेकिन वो सब माफ़ी मांगते हुए कहता है कि बच्चा तो उनकी लाइफ में एक्सीडेंटली आ गया, लेकिन वो तो कभी उनको पसंद करता ही नहीं है। और इन शादी के दिनों में उसे पता लग गया कि वो तो असल में अपनी फ्रेंड को ही लाइक करता है और कभी वो समझ ही नहीं पाया था, लेकिन आज वो कन्फेस करता है और कहता है कि वो डिवोर्स लेना चाहता है। तो यहाँ पर यून पहुँच जाती है और कहती है कि मैं डिवोर्स के लिए एग्री हूँ। तभी यहाँ पर लीन उससे माफ़ी मांगती है जो पिछली बार उसने उसे के साथ बहुत ही ख़राब बिहेवियर करी थी। तो यून कहती है कि कोई बात नहीं, जो पास्ट था अब वो पास्ट है, हमें उसे याद नहीं करना चाहिए। तो लीन और बिंग अपना साथ खुश होकर चले जाते हैं कि अब वो दोनों फाइनली शादी करेंगे। और यून फिर लियांग के पास आती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि जो तुमने मुझे किस करे थे उसका क्या मतलब था। तो फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है और वो उसे कन्फेस कर लेता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके साथ हमेशा रहना चाहता है। वो कहता है कि तुमने पूछी थी ना कि मुझे क्या चॉइस करनी चाहिए, क्या अपने पसंद के पर्सन को चूज़ करना चाहिए, तो उसका जवाब है कि हाँ। दोनों फिर किस करते हुए रूम तक आ जाते हैं और यहाँ पर यूनो से अपना जिपर खोलने में हेल्प करने बोलती है। और तब यहाँ पर लियांग उसके बैक पर एक चोट का निशान देखकर कहता है कि ये कैसे है। तो फिर वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने एक बच्चे की जान बचाई थी जिसके मॉम डैड के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने टाइम पर उस बच्चे को कार से बाहर निकाली थी। उसके बाद वो कार फट गई थी। तो यहाँ पर फिर लियांग को पता लगता है कि जिसने उसे बचपन में बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि यून थी, क्योंकि उसे भी एक लड़की के बारे में याद था। अब यहाँ पर लियांग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और यून को जल्दी से खुशी के मारे हग करता है। फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर लियांग और यून दोनों एक दूसरे को नीचे पैर से पुश कर रहे होते हैं और तभी नीचे कुछ गिर जाता है। तो बिंग उठाने जाता है और इन दोनों के पैर को ऐसे लड़ाते हुए देख लेता है और कहने लगता है कि भाई आपने यून के साथ नाइट भी स्पेंड कर ली। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि इसे कैसे पता लग गया। तो फिर यहाँ पर बिंग कहता है कि वैसे मुझे आप दोनों के बारे में पहले से पता था। तो ये लोग कहते हैं कि कैसे। तो फिर वो बताता है कि उस रात जब यून नशे में थी और वो लियांग के रूम में चली गई थी तो उसने बाहर से उनकी आवाज़ सुन लिया था। वो यहाँ पर कहने लगता है कि सच में मैं कितना बुद्धू था, मुझे तो समझ ही नहीं आया पहले ये सब के बारे में। तो यहाँ पर फिर लीनू से कहती है कि सच में तुम बहुत ही बड़े बुद्ध हो। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो लीनू से बताती है कि उसने ही उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी होटल में और क्योंकि वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे इसलिए वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये बात उससे छुपा ली थी। तो इसलिए लीन तो रो रही होती है कि तुमने फिर मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है। तो यहाँ पर फिर बिंग उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे पता ही नहीं था, मुझसे गलती हो गई। फिर यहाँ पर बिंग और सॉन्ग दोनों कहने लग जाते हैं कि भाई यानी ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपका है। तो यून और लियांग तो बस इसी बारे में ही सोच रहे होते हैं और तभी यहाँ पर सॉन्ग तुरंत ही डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ऑर्डर देता है और तुरंत ही फिर इन लोग को रिपोर्ट भी पता लग जाती है कि बेबी असल में सच में इन दोनों का ही है। फिर लियांग और यून भी खुशी के मारे एक दूसरे को हक करते हैं। फिर यहाँ पर सॉन्ग को पता लगता है कि कोई लड़की उससे मिलने आई है तो वो होटल के बाहर आता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड ही आई होती है और वो बताने लगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ अब डिवोर्स ले चुकी है। तो वो पूछती है कि क्या आप तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो तुरंत ही हाँ कहता है। दोनों ही फिर एक साथ हो जाते हैं। फिर फाइनली तीनों कपल्स टेम्पल में प्रेयर करने जाते हैं और मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तीनों को अपनी अपनी डेस्टिनी मिल गई है। फिर तीनों कपल्स अपना प्रेयर करते हैं कि वो लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहें और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।